हम भारतीयों के बारे में एक बात कही जाती है कि हमारे क्रोमोसोम में पॉलिटिक्स घुसी हुई है। हम भले ही एक वक्त का खाना छोड़ दें, लेकिन राजनीति पर बातें करना नहीं छोड़ सकते। गांव में एक चौपाल पर बैठकर आप हमसे इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है और होर्मुज में किसके जहाज कहां फंसे हुए हैं। राजनीति करने का और राजनीति पर बात करने का यह जो चस्का है, यह हमें जन्म लेते ही लग जाता है। और वैसे भी आज के समय में जिस तरह से राजनीति में लोगों की रुचि बढ़ी है, उसके बाद से तो लगभग हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। एक समय था, आपको याद होगा, कि लोकसभा चुनावों की भी उतनी चर्चा नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज तो राज्यसभा चुनाव में भी हर सीट पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है कि इस सीट पर कौन जीत रहा है। हालांकि इतनी बढ़ी हुई पॉलिटिकल अवेयरनेस के बावजूद कई बार हम अपने ही देश के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओपीएस यानी ओ पनीर सेल्वम ने एआईएडीएमके को छोड़कर डीएमके ज्वाइन कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इतनी बड़ी खबर पर हिंदी भाषी लोगों के बीच में कोई बात भी हुई हो। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता है ही नहीं। इसलिए तमिलनाडु के ऊपर यह जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है, और आगे भी इस सीरीज में आपको कुछ और वीडियोस देखने को मिलेंगी, ये सारे वीडियोज सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से बाहर के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि हम में से अनेक लोग, खासकर भारत के उत्तरी हिस्से में रहने वाले हिंदी भाषी लोग, तमिलनाडु के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद तो ये जान जाते हैं कि वहां पर डीएमके सत्ता में आई है या फिर वहां पर एआईएडीएमके सत्ता में आई है, लेकिन उसके पीछे के समीकरणों को हम नहीं समझ पाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक आदमी जिस तरह से बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर सकता है, उस तरह से वो तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा नहीं कर पाता है। इसलिए इस पूरी सीरीज में हम तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि कैसे तमिलनाडु की जो राजनीति है वो देश के बाकी हिस्सों की राजनीति से काफी अलग है, ताकि कल को जब भी कहीं तमिलनाडु की राजनीति की खबरें आप सुने तो आपको आइडिया रहे कि उस खबर के मायने क्या है। हम बेसिक से शुरू करेंगे और आजादी से पहले तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति से शुरुआत करते हुए हम हाल के चुनाव तक लाकर आपको छोड़ेंगे। आजादी के पहले के तमिलनाडु की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आज से पिछले 60 सालों में एक बार भी तमिलनाडु में कोई नेशनल पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तो तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो रीजनल पार्टीज के अराउंड घूमती है, और ऐसा कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें आजादी से पहले के तमिलनाडु को समझना पड़ेगा। आप जब हमारा राष्ट्रगान सुनेंगे तो उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा के बाद अगली लाइन आती है द्रविड़ उत्कल बंग। इसमें जो द्रविड़ शब्द है वह तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इस द्रविड़ शब्द के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि तमिलनाडु की पूरी राजनीति इसी द्रविड़ शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे तो द्रविड़ शब्द बहुत पुराना है। बहुत पहले, शायद 13वीं शताब्दी में ही एक वैष्णव आचार्य थे, श्री वेदांत देशिका, उन्होंने इस शब्द को इजाद कर दिया था। लेकिन इस द्रविड़ शब्द को एक रीजनल आइडेंटिटी के रूप में पेश किया जाता है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि भारत के दक्षिणी हिस्से के जो लोग हैं, यानी तमिलनाडु के जो आसपास के लोग हैं, वो द्रविड़ हैं। और इस रीजनल आइडेंटिटी को और आगे बढ़ाते हुए आर्यन द्रविडियन थ्योरी भी लाई गई थी, जिसके अंतर्गत यह फर्जीवाड़ा प्रचारित किया गया था कि जो द्रविडियन है वही भारत के मूल निवासी हैं, और जो आर्यन है वो मध्य एशिया से आए थे तथा द्रविडियंस को हराकर उन्होंने दक्षिण की ओर भेज दिया था। हालांकि कई इतिहासकारों ने इस थ्योरी के फर्जीवाड़े को तर्कों और तथ्यों के साथ तोड़ा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो उस समय के कुलपति थे, डॉक्टर लालजी सिंह, उन्होंने तो बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर डीएनए रिसर्च का हवाला देते हुए यह कंफर्म किया था कि सो कॉल्ड आर्य और द्रविड़ भारत में अलग अलग नहीं है, ये सेम ही एथेनिसिटी के हैं और ये एक मिक्स्ड रेस को बिलोंग करते हैं। लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए इस आर्यन द्रविडियन थ्योरी के बाद आजादी के पहले ही तमिलनाडु को द्रविड़ और मूल निवासी आइडेंटिटी से जोड़ा जा चुका था। तो अब आप समझ गए कि तमिलनाडु को द्रविड़ पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ा गया। अब तमिलनाडु में द्रविड़ आइडेंटिटी की एक पिच तो तैयार हो गई थी, लेकिन इंतजार था एक बैट्समैन का जो इस आइडेंटिटी को राजनीतिक रूप से भुना पाए, और उस बैट्समैन के रूप में आए पेरियार। पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर, जिनको आगे चलकर पेरियार के नाम से जाना गया। पेरियार का अर्थ होता है ग्रेट लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड, यानी पीड़ितों का सबसे बड़ा नेता। पेरियार जीवन भर ईश्वर के विरोधी रहे, लेकिन आयरनी देखिए कि पेरियार के माता पिता को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो कई वर्षों तक संतान सुख से विमुख रहने के बाद उन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी, और तब जाकर पेरियार का जन्म हुआ था। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को एक वैश्य परिवार में हुआ था। पेरियार दलित नहीं थे, पेरियार वैश्य थे, और पेरियार के माता पिता ने उनका नाम रामास्वामी रखा था।
रामास्वामी इस नाम में ही राम है। हालांकि तब उनके माता पिता को नहीं पता था कि आगे चलकर यही रामास्वामी खुद भगवान राम के सबसे बड़े विरोधियों में से एक के रूप में जाना जाएगा और यही रामास्वामी पेरियार के नाम से दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में रहेगा। आइए अब ये जानते हैं कि पेरियार तमिलनाडु की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण कैसे बने। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण थे। शुरुआत करते हैं 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी में तमिलनाडु जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1911 के आसपास एक जनगणना हुई थी, जिस जनगणना के अनुसार यह पता चला कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों की संख्या सिर्फ 3% के आसपास है, जबकि उसी दौरान मद्रास कॉलेज में ग्रेजुएट हुए 5000 छात्रों में से 4000 छात्र ब्राह्मण थे। हालांकि इन आंकड़ों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो वाकई में इनजस्टिस है, लेकिन इसकी गहराई में आपको जाने पर एक दूसरी ही रियलिटी देखने को मिलेगी। 5000 ग्रेजुएट्स में से 4000 ब्राह्मणों का ग्रेजुएट होना इस बात को कहीं नहीं दिखाता कि केवल ब्राह्मण ही उसमें पढ़ते थे। दरअसल उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के कॉलेज में ब्राह्मणों से ज्यादा दलित पढ़ते थे। जैसे एग्जांपल देखिए कि जून 1822 में मद्रास के जो गवर्नर थे सर थॉमस मुनरो, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के जिलों में एक सर्वेक्षण कराया था, एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुआ करते थे उनको यह आदेश दिया गया था कि जो भी स्कूल कॉलेजेज है उसमें किस किस जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए। तो उस सर्वे से एक डेटा प्राप्त हुआ था और उसमें यह पता चला था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 11,758 स्कूल्स हैं और 740 कॉलेजेज हैं। और उनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन स्कूल्स और कॉलेजेज में दलितों का वर्चस्व था। लगभग 64% बच्चे दलित थे। दूसरी ओर सिर्फ 19% यानी 19% ब्राह्मण छात्र उन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे। तो 5000 ग्रेजुएट्स में से 4000 ग्रेजुएट्स का ब्राह्मण होना एक तरह से इस बात की पुष्टि करता है कि बाकी लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम तक पास नहीं कर पाते थे। अब ब्राह्मण जब एग्जाम पास करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएट्स की संख्या में उनका अनुपात भी ज्यादा होगा। लेकिन इस तरह के तमाम आंकड़ों को तमिलनाडु में एक अन्याय के रूप में देखा गया, एक इनजस्टिस के रूप में देखा गया और इस इनजस्टिस को दूर करने के लिए एक जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई। 20 नवंबर 1916 को टीएम नायर और त्यागराज चेट्टी जैसे कई नेताओं ने मिलकर साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन यानी SILF की स्थापना की और इसी फाउंडेशन को दूसरा नाम दिया गया जस्टिस पार्टी। इस जस्टिस पार्टी ने खुलकर ब्राह्मणों का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि कोई भी पार्टी जब बनेगी तो जाहिर सी बात है उसको अपना जनाधार बनाना पड़ेगा और जनाधार बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है किसी पर अटैक करना, और ब्राह्मणों से ज्यादा सुटेबल टारगेट भला कौन हो सकता है। जस्टिस पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को ब्राह्मणों के विरुद्ध बरगलाना शुरू किया। ब्राह्मण विरोध तक तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध के नाम पर जस्टिस पार्टी ने हिंदू धर्म का, रामायण का, महाभारत का और वेदों तक का विरोध करना शुरू कर दिया। जस्टिस पार्टी इन तमाम चीजों के अलावा अंग्रेजों के नजदीक जाने की भी कोशिश करने लग गई, क्योंकि 1916 तक गांधी कांग्रेस से जुड़ चुके थे। इसलिए जस्टिस पार्टी कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार से थोड़ी सी घबराई हुई भी थी। अब यहां पर जो जस्टिस पार्टी थी उसकी कार्य पद्धति के बारे में एक और चीज पर आप ध्यान दीजिए। 1919 यानी कि 1919 में अंग्रेजों की सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेकर आई थी, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया और यह कह दिया कि राज्यों में चुनाव लड़के भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सरकार बना सकती हैं और कुछ कुछ मुद्दों पर उनको कानून बनाने का भी अधिकार होगा। इसी सुधार के आधार पर 1920 में चुनाव होने थे। कांग्रेस ने इन चुनावों का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों से भारतीयों के लिए और ज्यादा अधिकार की डिमांड कर रही थी, जबकि अंग्रेजों ने सिर्फ लिमिटेड अधिकार भारतीयों को दिए थे। अब पूरे देश में चुनाव हुए तो तमिलनाडु में भी चुनाव होना था। कांग्रेस ने तमिलनाडु के चुनावों का विरोध किया, लेकिन जस्टिस पार्टी ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया। जस्टिस पार्टी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करके वो अंग्रेजों के और फेवरेट बन सकते थे। इससे उनको एक तरह से सरकारी सपोर्ट मिल जाता और जस्टिस पार्टी इस प्लान में कामयाब हुई। उस चुनाव में चूंकि कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, इसलिए तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी चुनाव जीत गई। अब 1920 में जस्टिस पार्टी की तमिलनाडु में सरकार बन गई। लेकिन यह बात आप फिर से याद रखिए कि पेरियार जस्टिस पार्टी के मेंबर अभी तक नहीं थे। पेरियार अभी भी कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पेरियार का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। दरअसल देश भर में 1920 के आसपास बहुत बड़े स्तर पर समाज सुधार आंदोलन चल रहा था। वीर सावरकर ने महाराष्ट्र में समाज सुधार का काम किया, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों ने बंगाल में समाज सुधार का काम किया। उसी क्रम में तमिलनाडु में भी समाज सुधार के काम हो रहे थे। मार्च 1924 के आसपास त्रावणकोर में वाईकोम सत्याग्रह हुआ। थोड़ा सा वाईकोम सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। वाईकोम सत्याग्रह जो है वह दलितों का मंदिरों में प्रवेश करने के लिए हुआ था। दरअसल त्रावणकोर रियासत के कुछ निजी मंदिरों में, आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा, निजी मंदिरों में यानी कि प्राइवेट मंदिरों में सो कॉल्ड निचली जातियों को प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। साथ ही उनको आसपास की सड़कों पर भी चलने से मना कर दिया गया था।
हालांकि वो निजी मंदिर थे, लेकिन इस बात को लेकर तमिलनाडु में टी.के. माधवन और पेरियार समेत कई लोगों ने आंदोलन कर दिया। गांधी जी ने खुद वाईकॉम का दौरा किया था और इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। त्रावणकोर सरकार अंततः इस आंदोलन के सामने झुक गई और सो कॉल्ड निचली जातियों के उपयोग के लिए मंदिरों के पास नई सड़कें बनवा दी गई। और ये जो सारे परिवर्तन हुए थे वो धीरे धीरे हुए थे, क्योंकि गांधी का यह मानना था कि सतत परिवर्तन के माध्यम से ही हिंदू समाज में सुधार लाया जा सकता है। लेकिन पेरियार इसके ठीक उलट रेडिकल चेंज में विश्वास रखते थे। इसलिए वाईकॉम घटना के बाद गांधी और पेरियार दोनों के बीच तगड़ी बहस हुई और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दोनों का लक्ष्य एक था, दलितों का उत्थान। दोनों ही वैश्य थे, दोनों न ब्राह्मण थे न दलित थे, दोनों ही एक ही बनावट का चश्मा भी पहनते थे। लेकिन पेरियार ने इसके बाद अपना रास्ता अलग कर लिया। पेरियार ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर ली। और चूंकि पेरियार का कद तमिलनाडु में बहुत बड़ा था, इसलिए अपने प्रभाव के कारण उन्होंने जस्टिस पार्टी का दायरा भी बढ़ा दिया। जस्टिस पार्टी में जाने से पहले पेरियार सिर्फ ब्राह्मणों के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब वे हिंदू विरोधी भी हो गए, हिंदू देवी देवताओं के भी विरोधी हो गए। रामास्वामी पेरियार ने अपने नाम में लगे हुए राम को भी खूब गाली दी। इसलिए आज जब आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए दिखते हैं और सनातन धर्म को गाली देते हुए दिखते हैं, तो इसकी जड़ें आपको कहीं ना कहीं पेरियार के विचारों में मिलेंगी। पेरियार ने जिस तरह से द्रविड़ आइडेंटिटी से जोड़कर तमिलनाडु को सनातन धर्म से अलग करने की कोशिश की, वह राजनीति पेरियार के मरने के इतने साल बाद भी चल रही है। तमिलनाडु की राजनीति को समझते हुए आप एक बात याद रखिएगा कि तमिलनाडु की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर खुद को द्रविड़ आइडेंटिटी से एसोसिएट कर रही है, द्रविड़ आइडेंटिटी से जोड़कर देख रही है, तो वह कभी भी सनातन धर्म का उस तरह से सम्मान नहीं कर पाएगी। क्योंकि द्रविड़ आइडेंटिटी को बना ही ऐसा दिया गया है कि जो द्रविड़ है वह बाय डिफॉल्ट सनातन का विरोधी बन जाता है। इसलिए आज जो कुछ भी आपको तमिलनाडु में देखने सुनने को मिलता है वह तो थोड़ा बहुत लिबरल भी है। पेरियार ने तो उस दौर में सनातन धर्म को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी थी। इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि जिस तरह से हम सब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उसी तरह से तमिलनाडु में कंबन रामायण है जो महर्षि कंबन ने लिखी थी, और पेरियार ने उस कंबन रामायण को भी जलाने की अपील की थी। पेरियार ने सच्ची रामायण नाम से एक पुस्तक लिख दी थी, जिसमें उन्होंने भगवान राम पर यह कहते हुए हमला किया था कि रावण तमिलनाडु का राजा था यानी द्रविड़ था, और राम एक उत्तर भारतीय था यानी कि आर्य था, और सारे लोग जो इस युद्ध में मारे गए वो सिर्फ और सिर्फ द्रविड़ थे, जिसे उत्तर भारत के लोगों ने यानी आर्यों ने राक्षस कह दिया। सनातन के प्रति अपनी घटिया विचारधारा को और प्रमोट करने के लिए अपनी उम्र के 45वें वर्ष में यानी 1925 में पेरियार ने एक पत्रिका शुरू की, कुडिया रासु, और इस पत्रिका में पेरियार ने हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को खूब गालियां दी। लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हिंदू धर्म एक सहिष्णु धर्म है। लेकिन एक बार की बात है कि 14 अक्टूबर 1928 को पेरियार ने अपनी उसी कुडिया रासु मैगजीन में इस्लाम की पर्दा प्रथा की आलोचना कर दी। पेरियार को लगा कि जिस तरह से वो हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं और हिंदू कुछ नहीं बोलते, ठीक उसी तरह से जब वो इस्लाम की बुराइयों पर बात करेंगे तो कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिमों ने खुलकर पेरियार की आलोचना की, उन्हें धमकियां दी, और तब पेरियार को लगा कि अगर मुस्लिम ही द्रविड़ों से अलग हो गए तो फिर पेरियार जिस द्रविड़ लैंड की बात कर रहे हैं, द्रविड़ों को लेकर जिस तरह से अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, वो मांग कैसे पूरी होगी। इसलिए पेरियार ने इस्लाम पर तुरंत अपना स्टैंड चेंज कर लिया। लेकिन इस्लाम के ऊपर बात करते हुए पेरियार ने इतनी बेतुकी बात कही कि उसका कोई सिर पैर ही नहीं था। 15 जुलाई 1947 को विदुथलाई नामक एक मैगजीन में इस्लाम के बारे में लिखते हुए पेरियार यह लिखते हैं, अभी का जो इस्लाम है वो मूल रूप से द्रविड़ दर्शन ही है, और जब आर्यों ने द्रविड़ों की जमीन पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद नबी ने ही द्रविड़ दर्शन का प्रचार किया था और इसे हम द्रविड़ों के मन में स्थापित किया था। मतलब आप देखिए कि ये कैसा बेतुका बयान है। खैर, इस बेतुकी बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि इस पर बात भी की जाए। सच्चाई यह है कि पेरियार सनातन के विरोध में और सनातन प्रतीकों के विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यहां तक कि पेरियार को सनातनी नामों से भी चिढ़ थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका नाम ईवी रामास्वामी नायकर था, लेकिन उन्होंने अपने नाम से राम शब्द हटा के सिर्फ पेरियार कर लिया। 1931 में पेरियार एक बार यूरोप की यात्रा पर गए, वहां से वो रूस भी गए और 2 महीने तक पेरियार रूस घूमते रहे। वहां से लौटकर जब वो तमिलनाडु आए तो उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से हम सब कॉमरेड कहलाएंगे और हमारे जो बच्चे होंगे वो अपना नाम सनातनी नाम नहीं रखेंगे बल्कि रशियन नाम रखेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि तमिलनाडु के कई नामों में रूस के नामों की झलक आपको देखने को मिलती है। खुद तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उनका नाम भी रशिया के सबसे बड़े तानाशाह स्टालिन के नाम पर रखा गया था। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि तमिलनाडु की आज की जो राजनीति है उसमें जो कुछ भी तमिलनाडु में हो रहा है उसकी जड़ें जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें पेरियार को ही पाएंगे। हिंदू विरोध में अंधे पेरियार की राजनीति को थोड़ा और समझते हुए आइए 1943 की ओर चलते हैं।
9 फरवरी 1943 को मद्रास लॉ कॉलेज के हॉल में पेरियार ने अपने कई फॉलोअर्स को रामायण जलाने के लिए बुलाया था और उसी भीड़ में पेरियार के एक फॉलोअर थे कांजीवरम नटराजन अन्नादुराई यानी CN अन्नादुराई, एक ऐसा नाम जो पेरियार के बाद तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करने वाला था। अब थोड़ा सा और पीछे जाइए, मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी बनी थी और उस जस्टिस पार्टी ने तमिलनाडु में 1920 में चुनाव लड़के सरकार भी बनाई थी। बाद में पेरियार भी उस जस्टिस पार्टी से जुड़ गए। जस्टिस पार्टी का जो ध्यान था वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर था और जब पेरियार जस्टिस पार्टी में आए थे तो उनका फोकस भी यही था। लेकिन धीरे धीरे पेरियार को यह लगने लगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर ध्यान देने की बजाय सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने पर ध्यान देना होगा, समाज पर अपनी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि सोसाइटी पर अगर पकड़ बना ली गई तो पॉलिटिक्स तो बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए तमिलनाडु में आपको स्टार कल्चर भी देखने को मिलेगा। अनेक एक्टर और एक्ट्रेसेस बाद में तमिलनाडु में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं और राजनीति के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डालते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि पहले वो एक्टर और एक्ट्रेस बनकर सोसाइटी को अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं और एक बार जब सोसाइटी आपके इन्फ्लुएंस में आ गई तो राजनीति फिर बहुत आसान हो जाती है। यानी पेरियार ने जो फॉर्मूला शुरू किया था वो फॉर्मूला आज भी तमिलनाडु की राजनीति में काम करता है। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध एक्टर्स में से एक विजय ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। और आप तमिलनाडु का इतिहास देख लेंगे तो तमिलनाडु में के कामराज के बाद लगभग सारे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही थे। इस पर खैर अगले वीडियोस में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आते हैं कि पेरियार ने सोसाइटी को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए क्या किया। पेरियार ने जस्टिस पार्टी के सोशल विंग के रूप में द्रविड़ कड़गम की स्थापना कर ली। रोमन में इसे कजगम लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते समय इसे कड़गम पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है फेडरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से ध्यान दीजिए, द्रविड़ शब्द यहां भी है, द्रविड़ कड़गम में भी द्रविड़ शब्द है। ये जो द्रविड़ शब्द है ये तमिलनाडु का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आगे के वीडियोस में भी हम इस पर बात करेंगे। खैर, द्रविड़ कड़गम बनाने के बाद पेरियार और उनके जो फॉलोअर थे अन्नादुराई, उन्होंने अपना फोकस तमिल कल्चर को बढ़ाने पर किया और इसके लिए उन्हें फुल टॉस तब मिला जब अंग्रेजों के समय में कांग्रेस ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में तमिलनाडु की जनता को हिंदी पढ़वाने की कोशिश की। 1940 के आसपास चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल्स में हिंदी को मैंडेटरी करवा दिया ताकि बच्चे तमिल भाषा के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाई कर ले। पेरियार और अन्नादुराई ने इस मुद्दे को द्रविड़ संस्कृति के ऊपर आर्य संस्कृति का हमला बताकर प्रोटेस्ट किया। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 1200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उनको रिजाइन देना पड़ गया और 1940 में तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाने के फैसले को वापस लेना पड़ा। ये सारी चीजें अभी भी आजादी से पहले हो रही हैं, लेकिन आज भी तमिलनाडु में हिंदी विरोध उतना ही होता है जितना पेरियार ने शुरू किया था। तो यहां आपको एक और एग्जाम्पल मिल गया कि पेरियार ने जो शुरू किया था, तमिलनाडु की राजनीति आज भी उसी पर चल रही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जिस समय पेरियार तमिलनाडु में इतना कुछ कर रहे थे, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि उस समय कांग्रेस तमिलनाडु में क्या कर रही थी, क्योंकि आजादी के पहले तो कांग्रेस ही सब कुछ थी। आज भले ही तमिलनाडु में आपको कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक नहीं दिखती है, लेकिन आजादी के पहले और आजादी के लगभग 15-20 साल बाद तक कांग्रेस का तमिलनाडु में बहुत बड़ा जनाधार था। और तमिलनाडु में कांग्रेस के दो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, कुमारास्वामी कामराज यानी के कामराज और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी। ये दोनों ही नेता तमिलनाडु की राजनीति में ठीक वही काम कर रहे थे जो पेरियार कर रहे थे, लेकिन इन दोनों का तरीका अलग अलग था। दोनों ही वंचितों का उत्थान चाहते थे, दोनों ही नेता हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ थे, दोनों ही नेता तमिल आइडेंटिटी का सम्मान करते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। राजगोपालाचारी और कामराज गांधीवादी विचारधारा के थे और ये पेरियार की तरह रेडिकल चेंज में भरोसा नहीं करते थे, बल्कि धीरे धीरे सुधार करने में भरोसा करते थे। थोड़ा सा मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। के कामराज का जन्म 1903 में हुआ था, 1903, और बेहद कम उम्र में ही ये राजनीति में आ गए थे। गांधी और नेहरू के बहुत बड़े करीबी थे और आजादी के बाद कांग्रेस में बड़े पद तक पहुंचे, यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तमिलनाडु में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भी बने थे और आज जिस मिड डे मील की चर्चा हम सब करते हैं, उस मिड डे मील को सबसे पहले तमिलनाडु में ही इन्होंने शुरू किया था। सादा जीवन जीते थे और 1946 में जब ये तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उस समय किराए के घर में रहते थे। 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई घर, कोई कार, यहां तक कि कोई साइकिल तक नहीं लिया, यानी कि एक ईमानदार छवि थी। ठीक यही व्यवहार तमिलनाडु कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता राजगोपालाचारी जी का भी था। आजादी के पहले 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के चुनाव में जब कांग्रेस जीत कर आई थी, तब सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे और सीएम के रूप में काम करते हुए उन्होंने दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने का एक्ट लागू किया। पेरियार के रामायण जलाने के विरोध में उन्होंने तमिल में रामायण और महाभारत की व्याख्याएं लिखी। सी राजगोपालाचारी एक ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद दलितों के उत्थान के लिए वो इतने प्रयासरत रहते थे कि एक बार जब सी राजगोपालाचारी मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे तो डीएसपी के पद के लिए वैकेंसी निकली थी
और जब सीएम राजगोपालाचारी को यह पता चला कि एक भी दलित ने इस पद के लिए आवेदन नहीं दिया है तो उन्होंने जानबूझकर ढूंढकर एक दलित लड़के को इस पद पर बिठाया था। तो आप देखिए कि चाहे वो कामराज हो या फिर चाहे वो राजगोपालाचारी हो, दोनों ने ही तमिलनाडु में दलितों के विकास के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज इनका नाम तक कहीं नहीं लिया जाता क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति को द्रविड़ आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया। और कांग्रेस हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नेशनल पार्टीज हैं, वो किसी रीजनल आइडेंटिटी को इस तरह से बहुत ज्यादा दिनों तक कैटर नहीं कर पाएंगी, लेकिन पेरियार ऐसा कर सकते थे। पेरियार तमिलनाडु की रीजनल आइडेंटिटी को कैटर कर सकते थे क्योंकि पेरियार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे थे, इसलिए उन पर पॉलिटिकली करेक्ट होने का कोई दबाव नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरियार भले ही जस्टिस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन जस्टिस पार्टी की राजनीति से परेशान होकर उन्होंने समाज पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए द्रविड़ कड़गम यानी डीके बना लिया था। और पेरियार के सेनापति के रूप में अन्नादुराई ने भी द्रविड़ कड़गम को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली है कि पेरियार को राजनीति नहीं करनी थी, लेकिन पेरियार के साथ रहे लोगों को राजनीति करनी थी। अन्नादुराई भले ही पेरियार के शिष्य थे, उनके फॉलोअर थे, लेकिन उनका झुकाव राजनीति की ओर था, उनका इंटरेस्ट राजनीति में था। इसलिए धीरे धीरे कई मुद्दों पर पेरियार और अन्नादुराई के बीच मतभेद होने शुरू हुए। जैसे जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय पेरियार ने एक बड़ी विवादित बात कही थी। उन्होंने विदुथलाई नामक एक मैगजीन में 9 अगस्त 1947 को यानी आजादी से सिर्फ 5 दिन पहले एक लेख लिखते हुए द्रविड़ जनता को 15 अगस्त का सेलिब्रेशन मनाने से यह कहते हुए रोका कि अब से आर्य लोग और उत्तर भारत के लोग हम द्रविड़ों के ऊपर शासन करेंगे और इनका शासन अंग्रेजों से भी बुरा होगा, इसलिए इस आजादी का उत्सव मत मनाओ, ये ब्लैक डे है। पेरियार की इस बात से अन्नादुराई सहमत नहीं थे। हालांकि अन्नादुराई भी पेरियार की तरह कट्टर द्रविडियन थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो पेरियार के साथ नहीं थे। अन्नादुराई ने आजादी को सेलिब्रेट किया और बाकायदे एक आर्टिकल लिखा जिसकी हेडलाइन थी इंडिपेंडेंस डे इज नॉट ब्लैक डे। तो ये तो पेरियार और अन्नादुराई के बीच मतभेदों की शुरुआत भर थी। दोनों के बीच दूसरा मतभेद पेरियार की शादी को लेकर हुआ। पेरियार की शादी को लेकर आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी कि 1949 में लगभग 70 वर्ष की उम्र में पेरियार ने अपनी बेटी की उम्र के समान 30 वर्षीय मनी अम्मैयार से शादी की थी। मनी अम्मैयार पेरियार की सगी बेटी नहीं थी, लेकिन पेरियार के घर में वो उनकी बेटी की तरह रहती थी। और पेरियार ने 70 साल की उम्र में जब मनी अम्मैयार से शादी की तो पेरियार ने यह डिक्लेयर किया कि आज से उनके द्वारा शुरू किए गए द्रविड़ कड़गम और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को मनी अम्मैयार ही लीड करेंगी। अन्नादुराई इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कई अखबारों में आर्टिकल्स लिखकर पेरियार की नैतिकता पर सवाल उठाए और आखिर में अन्नादुराई ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि पेरियार को छोड़ा जाए और एक नई पार्टी की शुरुआत करके राजनीति में कदम रखा जाए। मद्रास के कोरल मर्चेंट स्ट्रीट में द्रविड़ कड़गम के कई कार्यकर्ता उस दिन इकट्ठे हुए और एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी DMK। कोइंसिडेंस देखिए कि DMK के गठन की जो तारीख थी वह 17 सितंबर 1949 थी, जो पेरियार का 70वां जन्मदिन था। 17 सितंबर 1949 के बाद अन्नादुराई ने अपनी राजनीति DMK के साथ शुरू की और पेरियार ने दूसरी तरफ के कामराज को यानी कांग्रेस को समर्थन देना शुरू किया। उसके बाद किस तरह से तमिलनाडु में कांग्रेस आई और कांग्रेस खत्म भी हो गई, किस तरह से अन्नादुराई आए और तमिलनाडु के अन्ना के रूप में प्रसिद्ध हो गए, जानेंगे अगले पार्ट में।